हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज के सेशन में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे कौन सी खास खबरें थी, वे कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे, जल संधि थी या आसपास नदियां, लोकेशन जो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। कभी कभी यूपीएससी ने हमारे जो हमने खबर लिया है उन खबर पर ही प्रश्न को फ्रेम कर दिया है, तो खबर को भी ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में सबसे पहले चर्चा करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर, यानी पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसको सबसे पहले देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था, यदि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की राजधानियां किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की कितनी राजधानियां निश्चित रूप से इस त्रिभुज के भीतर स्थित होंगी। हमारे पास ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की राजधानियों को बने हुए एक त्रिभुज के संदर्भ में। फिर देखेंगे कि और कितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनकी राजधानियां इसके भीतर आ जाती हैं निश्चित रूप से। आइए देखते हैं इससे जुड़े मैप को। देखिए, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। इन तीनों की राजधानियों को जोड़ते हुए हमने, इनकी शीर्ष को जोड़ते हुए हमने एक त्रिभुज बनाया है। तो इस त्रिभुज के भीतर हम देखें तो एक है, देखिए, असम की राजधानी और दूसरी है मेघालय की राजधानी, यानी दिसपुर और शिलोंग। ये दोनों स्थित है किसमें? इस त्रिभुज के भीतर। निश्चित रूप से 2 हमने राज्य देखे जिसकी राजधानियां स्थित हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और खास बात यह है कि जो हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है वह अमूमन सिक्किम को इसके अंतर्गत शामिल कर लेती है, यानी 7 ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं +1 सिक्किम, इन्हें शामिल करके ही हमने इस प्रश्न को फ्रेम किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की पहली खबर की तरफ। खबर है, लंबे समय तक नाटो में स्वीडन के प्रवेश का विरोध करने के बाद तुर्की ने हाल ही में स्वीडन के नाटो में प्रवेश की मांग का समर्थन किया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। दूसरा, अधिकांश स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं। और तीसरा, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि नाटो के संस्थापक सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 2 और 3 उपर्युक्त सभी। अब इस प्रश्न के बारे में यदि हम गौर फरमाएं और नाटो के बारे में बात करें तो देखिए, वैश्विक लेवल पर यदि आप नाटो के देश देखना चाहें तो जो ब्लू कलर वाली देश हैं, कंट्रीज हैं, ये सभी नाटो के मेंबर हैं, इसमें शामिल हैं। अब हम बात करें यूरोप के संदर्भ में, क्योंकि प्रश्न में यूरोप के देशों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि हमने पहले और दूसरे कथन में देखा। आइए देख लेते हैं यूरोप में कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, यूरोप की वे सभी देश जो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, ये नाटो के सदस्य देश हैं, जिसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें, अधिकांश स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। यदि हम स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, यह हिस्सा, ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, थोड़ा सा आइसलैंड का हिस्सा भी स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल हो जाता है, यानी अधिकांश देश आपने देख लिया नाटो के सदस्य हैं। तो यहां पर दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके संदर्भ में। यदि हम तीसरे कथन पर चर्चा करें, तीसरा कथन क्या है कि फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि नाटो के संस्थापक सदस्य हैं, यह कथन गलत है। क्योंकि यहां पर यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड उन देशों में शामिल है जो यूरोप में अमूमन अपनी नीति में तटस्थ देश है। ऐसे में आप इस बात को मानिए, इस बात को मतलब आप कह सकते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि तीसरा कथन क्या है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसके संस्थापक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। जबकि यदि हम इन दोनों कथनों पर गौर फरमाएं तो दोनों कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगली खबर को देखेंगे। अगली खबर है, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने हाल ही में अश्वेत शरणार्थियों के साथ उनकी सरकार के दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज कर दिया है, इसलिए ट्यूनीशिया एक बार फिर से खबरों में आ गया है। प्रश्न है, यह अफ्रीकी महाद्वीप के भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कथन है, साथ ही इस देश में अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु भी स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह इटली के एक प्रमुख द्वीप सिसिली के सबसे नजदीक का अफ्रीकी देश है। इसके पूर्व में गेप्स की खाड़ी स्थित है।
उपरोक्त व्याख्या निम्नलिखित में से किस देश के संदर्भ में सही प्रतीत होती है? हमारे पास ऑप्शन है लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और सीरिया। आइए देखते हैं कि ये सभी लाइन, ये सभी अनुच्छेद आखिर किस देश के बारे में सही है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीका के भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा है। आइए देख लेते हैं। यह है अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका के मैप में यदि हम बात करें भूमध्य सागर की तो यह है भूमध्य सागर वाला हिस्सा, यानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में आप देखिए यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और यहाँ पर है ट्यूनीशिया। सबसे छोटा देश है, यानी ट्यूनीशिया ही है जो इस भूमध्य सागर के तट में स्थित सबसे छोटा देश है। आपने देखा, इस पर हमने चर्चा की। अब इसके उत्तरतम बिंदु को देख लेते हैं। यह है ट्यूनीशिया का मैप, और ट्यूनीशिया के मैप में यदि हम चर्चा करें तो इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है यह, जिसे रास बेन सक्का के नाम से भी जाना जाता है। रास बेन सक्का दरअसल केप के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है यहाँ पर रास, और यह एक बंदरगाह इलाका है क्योंकि यह हिस्सा समुद्र के अंदर धंसा हुआ है और यहाँ पर कई व्यापार के लिए बंदरगाह क्षेत्र बनाया गया है। यानी यह बात भी बिल्कुल सही है कि ट्यूनीशिया का सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पर स्थित है। अफ्रीका का सबसे उत्तरतम बिंदु ट्यूनीशिया में ही स्थित है। और कथन पर यदि गौर फरमाएं तो क्या कह दिया गया है इसमें कि इसके नजदीक पूर्व में गेब्स की खाड़ी स्थित है। आइए देखते हैं क्या इसके पूर्व में गेब्स की खाड़ी स्थित है। तो देखिए यहाँ पर है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के नजदीक स्थित है पूर्व में गल्फ ऑफ गेब्स। यानी यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसके नजदीक में पूर्व में गेब्स की खाड़ी स्थित है। आपने स्पष्टता समझ लिया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ट्यूनीशिया के बारे में, यानी ऑप्शन बी ट्यूनीशिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इससे जुड़ी सभी तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार इस साल अब तक समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने की कोशिश में कम से कम 951 लोगों की मौत हो गई है, जो अपने आप में काफी बड़ी खबर के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसलिए स्पेन, इसके आसपास की लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जल संधि है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति, उसके आसपास की अवस्थिति के संदर्भ में बात की गई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। हमारे पास जल संधि कौन कौन सी है, देखिए जिब्राल्टर जल संधि जिसकी अवस्थिति बताई गई है स्पेन और मोरक्को के बीच, बेले आइले जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच, वहीं तीसरी है डोवर जल संधि न्यूफाउंडलैंड द्वीप और कनाडा मुख्य भूमि के बीच। केवल एक, केवल दो, सभी तीन युग्म या सभी या इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि क्या इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, यानी जल संधि और अवस्थिति, उनमें से क्या सही है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि हम सभी जानते हैं कि कहां पर है, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, यानी स्पेन और मोरक्को। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्पेन और मोरक्को, बिल्कुल सही है। दूसरा है बेले आइले जल संधि, यह कहां पर बताया गया है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच। आइए देख लेते हैं। बेले, ये है बेले आइले जल संधि, आपने देखा ये कहां पर है, कनाडा, और यहां पर है न्यूफाउंडलैंड द्वीप, यानी स्टेट ऑफ बेले आइले कहां पर स्थित है, कनाडा और न्यूफाउंडलैंड द्वीप के बीच में, यहां पर, ना कि आपने देखा ऑप्शन में क्या लिखा है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा है डोवर जल संधि, आइए इसे देख लेते हैं। इसके सामने क्या लिखा है, न्यूफाउंडलैंड और कनाडा। डोवर जल संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यह है डोवर स्ट्रेट, जो कि फ्रांस और किसके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो यहां पर तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है, वहीं बेले आइले जल संधि न्यूफाउंडलैंड और कनाडा मुख्य भूमि के बीच है। ये दोनों क्या है, सुमेलित नहीं है, केवल एक सुमेलित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में ब्राजील के अमेजन वर्षा वनों की कटाई में तेजी से गिरावट देखी गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन क्या है,
ब्राजील पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। दूसरा है ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार 23.5 से अधिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री से अधिक नहीं है, यह लिखा गया है। तीसरा, विषुवत रेखा पर स्थित देशों में ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या सभी तीन कथन गलत हैं। आइए देख लेते हैं ब्राजील की अवस्थिति को और देखेंगे कि यह कहां पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं ब्राजील की अवस्थिति को। इसके लिए देखेंगे हम मैप, देखेंगे क्या वास्तव में यह पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में स्थित है या नहीं। देखिए यह है मैप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, और यहां पर है ब्राजील। यह है ब्राजील का क्षेत्र। यदि हम बात करें किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, तो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये रीजन कहलाता है क्या, उष्णकटिबंधीय। आइए देखते हैं क्या ब्राजील इसके बीच स्थित है। तो देखिए यहां पर है इक्वेटर, और इक्वेटर से आपने देखा 10 डिग्री इससे पहले ही खत्म हो जाता है ब्राजील, देखिए यहां पर। और साउथ में यदि हम बात करें तो देखिए 30 डिग्री साउथ को भी क्रॉस कर गया है। यानी यदि हम बात करें क्या ब्राजील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो नहीं, यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। दूसरा है ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री से अधिक नहीं है। तो हमने देखा अभी कि इसका अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी क्रॉस कर गया है 30 डिग्री साउथ तक, और यह उसे भी क्रॉस कर गया है 30 डिग्री साउथ से भी आगे निकल गया है। यानी यहां पर क्या लिखा है कि इससे अधिक इसका विस्तार नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार इससे अधिक है। तीसरा है विषुवत रेखा पर स्थित देशों में ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे उन देशों को जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है, फिर हम देखेंगे विषुवत रेखा के आसपास कौन से देश स्थित हैं। तो इसके लिए देखेंगे हम अगला मैप। यह वह मैप है जो आपको बताएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन से देश सबसे बड़े देशों में शुमार हैं। यहां हम बात कर रहे हैं उन देशों के संदर्भ में, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट और सोर्सेस में आपको अलग अलग यहां पर क्षेत्रफल मिल सकते हैं। हम यहां पर बात करेंगे मेन लैंड या मुख्य भूमि के साथ साथ उसके जल प्रदेश के विस्तार के संदर्भ में, यानी जो हम 12 नॉटिकल माइल की बात करते हैं उसे ऐड करने के बाद हम क्षेत्रफल की बात यहां कर रहे हैं। तो यहां पर पहले नंबर पर देश है रसिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर है देखिए क्या, कनाडा। तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पर आएगा चाइना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। पांचवें नंबर पर है ब्राजील, छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर है इंडिया, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े देशों में शुमार है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि क्या ब्राजील इक्वेटर में स्थित देशों के संदर्भ में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब यह पूरी दुनिया में उन देशों में शामिल है जिसका क्षेत्रफल 5वें नंबर पर है और इसके आसपास ऐसा कोई भी देश स्थित नहीं है जो इसके अंतर्गत या इस कैटेगरी के अंतर्गत आता हो, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि ब्राजील उन देशों में शामिल है जो इक्वेटर के आसपास स्थित हैं और सबसे अधिक क्षेत्रफल रखते हैं। इक्वेटर के आसपास कुछ ऐसे और भी देश हैं, देखिए यहाँ पर इसके ये देश जो कि अपने आप में क्षेत्रफल में काफी कम है। वहीं आप देखिए इक्वेटर के आसपास इंडोनेशिया भी है और इसका क्षेत्रफल भी ब्राजील की तुलना में कम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है, हाल ही में बोलीविया ने अपने नमक क्षेत्रों से लिथियम के खनन के लिए रूस एवं चीन के साथ समझौता किया है। इसलिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके आसपास के क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम बात करें यदि नमक के क्षेत्रों के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, इन सभी की यदि हम बात करें तो इसके आसपास ही आता है लिथियम, और इसमें भी कहीं ना कहीं नमक वाले जो प्रॉपर्टीज हैं वह पाई जाती हैं। इसलिए रूस और चाइना का यहाँ पर जो कि समझौता हुआ है इसके साथ, तो ये आसपास के क्षेत्र नमक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूरे अमेरिकी महाद्वीप में केवल बोलीविया और पराग्वे ही दो देश हैं जो भू आबद्ध देश हैं। दूसरा, एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति वैसे ही हुई है जैसे कि हिमालय की हुई है। और तीसरा है, टिटिकाका झील एंडीज पर्वतों के बीच है और बोलीविया तथा चिली की सीमा पर स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन कथन या सभी चार कथन गलत हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले, क्या यह बात सही है कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे ही दो भू आबद्ध देश हैं? इनके लिए देखेंगे हम इनकी लोकेशन को। यदि हम अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यह बात बिल्कुल सही है कि इसमें पूरे अमेरिकी महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे ही ऐसे दो देश हैं जो भू आबद्ध देश है, यानी यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा। भू आबद्ध देश कौन से देश होते हैं? जो अपने चारों ओर भी क्या होता है, देशों से या स्थल से घिरे हुए होते हैं, इनका कोई भी हिस्सा तट से नहीं लगता है। दूसरा कथन है क्या? एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति वैसे हुई है जैसे हिमालय की हुई है। यह बात भी बिल्कुल सही है। देखिए इसके हम चर्चा करते हैं। यहां पर है हिमालय, ठीक, और यह हिस्सा है एंडीज पर्वतमाला वाला हिस्सा। ये दोनों ही अभिसारी प्लेट सीमांत के बाद उत्पन्न हुए हिस्से हैं। यहां पर यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट के बीच जब अभिसरण हुआ तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। वाटर की कमी थी यहां पर, यानी यहां पर पानी नहीं था, इसलिए ज्वालामुखी यहां पर नहीं बनती। जबकि यदि हम बात करें इस हिस्से के बारे में तो अमेरिकन प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट और नाज़का प्लेट, इन दोनों के अभिसरण से एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी है। ये भी नवीन वलित पर्वत के ही उदाहरण है। एंडीज और हिमालय दोनों नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर पानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि तीसरी झील के बारे में यदि हम बात करें, तीसरे कथन के बारे में यदि हम बात करें, जिसमें लिखा है टिटिकाका झील एंडीज पर्वतों के बीच स्थित है और बोलीविया तथा चिली की सीमा पर स्थित है। दूसरा कथन यहाँ सही हो जाता है। पर्वतमाला की श्रृंखला के संदर्भ में, इनकी भूगर्भ उत्पत्ति के संदर्भ में दरअसल हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखला सेम ही उत्पत्तित हुई है। टिटिकाका झील के बारे में देखें तो इनकी लोकेशन है यह, देखिए यह है लेक टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलीविया इन दो देशों की सीमा पर स्थित है, ना कि चिली। चिली यहां पर दूर हो जाता है, ठीक है। तो आप टिटिकाका लेक को भी समझ लीजिए। टिटिकाका लेक है यह, जो पेरू और बोलीविया इनकी सीमा पर स्थित है। चिली देखिए यहां पर दूर हो जाता है। तो इस तरह यदि हम तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन यहां पर गलत हो जाएगा। दो कथन सही है तो केवल दो, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान ने रेड क्रॉस पर तस्करी का आरोप लगाते हुए नागोर्नो काराबाख के लिए सड़क मार्ग को बंद कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अजरबैजान वाला लोकेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है और नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक स्थान पर चर्चित क्षेत्र है, दूसरे स्थान पर अवस्थिति है। देखिए क्षेत्र क्या है, नागोर्नो काराबाख दक्षिण कॉकेसस, ट्रांसनिस्ट्रिया पूर्वी यूरोप, सोमालीलैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है, यह आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3, कोई भी नहीं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन को कि ये कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाएं क्या इनकी अवस्थिति यहाँ है या नहीं। देखेंगे नागोर्नो काराबाख के संदर्भ में यदि हम बात करें, सबसे पहले इसके सामने क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी कॉकेशस। यदि हम कॉकेशस को देखें, कॉकेशस दरअसल वह इलाका है जो कैस्पियन सागर और ब्लैक सी या काला सागर, इसके बीच का जो पर्वतीय हिस्सा है उसे ही कह दिया जाता है कॉकेशस। उसके आसपास कुछ देश शामिल हैं। यदि हम इनकी बात करें तो इसमें अजरबैजान भी आता है और अर्मेनिया भी आता है, ध्यान रखिएगा इसके आसपास वाले देशों में। और अजरबैजान वाले हिस्से में ही है नागोर्नो काराबाख, जो किसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें नागोर्नो काराबाख की तो यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए लगातार प्रयास में है। अर्मेनिया यहां से इसकी मदद करता है। अब बात करें कि यह है कहां पर, तो दरअसल यह बात बिल्कुल सही है कि यह है कॉकेशस, खासकर दक्षिणी कॉकेशस वाले हिस्से में स्थित है। यानी पहला सुमेलन क्या है,
सही है। दूसरा है ट्रांसनिस्ट्रिया और पूर्वी यूरोप, आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए, यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच ये जो हल्का सा रेड कलर आप देख पा रहे होंगे, यही है ट्रांसनिस्ट्रिया। आप इसे इस मैप में भी देख सकते हैं। यह है मोल्डोवा और यह है यूक्रेन। इसके बीच में ये जो रेड कलर है, यह है ट्रांसनिस्ट्रिया। दरअसल ये अपने आप में वह क्षेत्र है जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की मांग कर रहा है। यहाँ से रूस भी चाहता है यूक्रेन में अपनी पहुंच को स्थापित करना, तो इस क्षेत्र को ही कह दिया जाता है ट्रांसनिस्ट्रिया। यह कहां पर स्थित है, हमने देख लिया यूरोप में, तो पूर्वी यूरोप में, यह भी सही है। तीसरा है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड पर यदि हम चर्चा करें तो आइए इसे भी देखते हैं मैप में कहां पर है। तो यह अफ्रीका का हिस्सा है और अफ्रीका में यह है सोमालिया। सोमालिया का यह हिस्सा कहलाता है सोमालीलैंड और यहां भी क्षेत्र में स्थिति काफी बुरी है, यानी ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि यह हिस्सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, तो यहां पर स्थित है सोमालीलैंड। यानी इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है, तीनों सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 और 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगली प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार बड़े जलवायु विवादों के बावजूद नाउरू दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन के लिए गहरे समुद्र में खनन की तैयारी कर रहा है। दरअसल नाउरू वह क्षेत्र है जहां पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, खासकर फास्फोरस यहाँ पर काफी मात्रा में पाया जाता था, इसका खनन काफी होता था और यह एक समय उन देशों में शुमार था जिसकी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर थी। और अब ये गहरे समुद्र में भी खनन की कोशिश कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। यदि जलवायु विवादों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जब ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे रेयर अर्थ मेटल की खुदाई होती है तो इनसे कार्बन का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। कई जो पर्यावरणविद हैं वे मान रहे हैं कि इसे मना करना चाहिए जिससे कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पर कम हो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है? ऑप्शन है पलाऊ, मार्शल द्वीप समूह, सेशेल्स या गेलापागोस। आइए देखते हैं गेलापागोस द्वीप समूह के बारे में या अन्य द्वीप समूहों के बारे में जो हमारे ऑप्शन के मुताबिक पूछे गए हैं। यह है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और इस ओशन के संदर्भ में ही यहाँ पर है मार्शल आइलैंड और यहाँ देखिए पलाऊ, यानी ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए देखते हैं अन्य द्वीप समूहों के बारे में। देखिए यहाँ पर है सेशल्स और यह कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में, मेडागास्कर के पास, यानी यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। वहीं यदि हम बात करें गैलापागोस के बारे में तो यह है गैलापागोस द्वीप समूह और देखिए यह कहां पर स्थित है? पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वह हिस्सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? वह है सेशेल्स, क्योंकि यह हिंद महासागर में स्थित है। यही इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर है हाल ही में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत की आपत्तियों के बावजूद भारत पाक सिंधु जल विवाद की सुनवाई का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत ने इसे अवैध कार्यवाही बताते हुए इसका बहिष्कार किया है। भारत ने कहा है कि ये हमारा और पाकिस्तान का मामला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना नहीं चाहिए, इसलिए भारत ने इसकी कार्रवाई को अवैध बताया है। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के प्रवाह मार्ग पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है व्यास, झेलम, महानंदा, काली। उपर्युक्त में से कौन सी नदी और नदियां भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है केवल एक और 2, केवल 3 और 4। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम भारत के मैप में कि वे कौन सी नदियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यास नदी के संदर्भ में, तो देखिए यह है व्यास नदी और व्यास नदी दरअसल वह नदी है जो भारत में ही प्रवाहित होती है। वह पंच नदों में भी शामिल है जो भारत में प्रवाहित होती है, यानी यह किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, क्योंकि व्यास नदी आगे जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है और यहाँ पर बैराज के पास, और इससे फिर सतलुज नदी आगे बढ़ती है। व्यास नदी केवल भारत में ही प्रवाहित होती है, यानी किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। अन्य नदियों के संदर्भ में यदि हम देखें तो देखिए यह है महानंदा नदी। यह महानंदा नदी यहां से प्रवाहित होकर देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। यह यहाँ से आगे बढ़ती है और बांग्लादेश वाला यह हिस्सा है
तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए और इस हिस्से में सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, फिर बाद में यह पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रवेश करती है। तो यानी यहाँ पर महानंदा नदी बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रही है। और अन्य नदियों के संदर्भ में यदि हम बात करें, आप इमेज में ही देखिए, यदि हम काली नदी के संदर्भ में बात करें तो यह है काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बना रही है। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो हम सभी जानते हैं झेलम कौन सी नदी है, वह नदी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। वहीं महानंदा नदी के बारे में हमने देखा बांग्लादेश के साथ सीमा बना रही है। काली नदी को देखा हमने नेपाल के साथ सीमा बना रही है, जबकि व्यास नदी वह नदी है जो किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए केवल ए। झेलम नदी को भी आप इमेज में देख सकते हैं। झेलम नदी दरअसल यहाँ पर ही प्रवाहित होती है और यह वह नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती हुई यह प्रवाहित होती है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये झेलम। तो यहाँ पर आपने देख लिया झेलम नदी पाकिस्तान के साथ बना रही है। प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए केवल ए व्यास। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है, हाल ही में पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद मोकेगुआ क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। प्रश्न है, उबिनास ज्वालामुखी पेरू और चिली की सीमा के निकट स्थित है। इसके उद्गार के पश्चात ज्वालामुखी की राख के किस ओर जाने की संभावना सर्वाधिक है? हमारे ऑप्शन है प्रशांत महासागर, चिली, ब्राजील या अटलांटिक महासागर। आपको यह बताना है कि ज्वालामुखी की जो राख है वह किस ओर सर्वाधिक जा सकती है संभावित क्षेत्रों में। आइए देखते हैं सबसे पहले उबिनास ज्वालामुखी को। तो देखिए उबिनास ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अधिकांश इसका हिस्सा पेरू में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां से राख क्या होगी, प्रवाहित होगी या बहेगी या हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। तो यह है वैश्विक लेवल पर पवनों के प्रवाह का एक मानचित्र, यानी कैसे नॉर्थ और साउथ पोल में व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, आज हम यहाँ पर समझेंगे। यदि हम बात करें नॉर्थ वाले हिस्से के बारे में तो यहाँ पर पवनें ऐसे प्रवाहित यानी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। यदि हम बात करें साउथ वाले हिस्से की तरफ तो पवनें यहां उत्तर पश्चिमी हिस्से की ओर प्रवाहित होती हैं। और हम सभी जानते हैं पेरू कहां पर स्थित है, साउथ वाले इस हिस्से में या साउथ पोल वाले हिस्से में स्थित है। यानी यहां से वोल्केनो या ज्वालामुखी की हवा राख ऐसे बहेगी, तो यह प्रवाहित होकर कहां जा रही है, साउथ पैसिफिक ओशन में या प्रशांत महासागर में। जबकि और भी हमारे जो ऑप्शन है ब्राजील, चिली, तो आप मान सकते हैं ब्राजील में थोड़ी बहुत हिस्सा जाएगा, लेकिन जो पवनों की दिशा है, व्यापारिक पवन है, वह इसी तरीके से यहाँ बहेंगे। तो ऐसे में अधिकांश हिस्सा राख का कहाँ जा सकता है, प्रशांत महासागर में। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में एक दिन आइसलैंड में केवल 24 घंटों के अंदर भूकंप के 2200 से अधिक झटके देखे गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर देखी जा रही है इस हिस्से के संदर्भ में। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, आइसलैंड का अधिकांश भाग आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। दूसरा है, आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी सिरे पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए सबसे पहले देखते हैं हम आर्कटिक वृत्त वाले हिस्से को और फिर देखेंगे कि आइसलैंड कहां पर है, क्या वाकई ये इसके उत्तरी हिस्से में स्थित है या नहीं। तो यह है मैप। इस मैप में दिखाया गया है क्या, मध्य अटलांटिक कटक। ये है मध्य अटलांटिक कटक और आइसलैंड है ये, और आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यानी दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले कथन को देखते हैं, क्या यह आइसलैंड के हिस्से में स्थित है या आर्कटिक क्षेत्र के हिस्से में स्थित है? तो आर्कटिक वृत्त है यह 66 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद पोल वाले हिस्से को कह दिया जाता है आर्कटिक वृत्त। और हम सभी जानते हैं कि आइसलैंड कहां पर स्थित है। देखिए यह है आइसलैंड की ठीक नीचे वाली रेखा आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, यह 40 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ है 60 डिग्री, यानी 60 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है आइसलैंड।
ये 66 डिग्री के बाद स्थित नहीं है, यानी पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार पेगोंग तो के पास चले भारत चीन प्रतिरोध के बाद आखिरकार अब वहां बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। तो वजह से यह पूरा प्रश्न, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक स्थान पर आपको भौगोलिक स्थल दिए हुए हैं और दूसरे स्थान पर संबंधित विशेषता। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, इसे देख लेते हैं। K2 ये ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रृंखला का भाग है। दूसरा सतलज, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तीसरा है अटल सुरंग, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले राजमार्ग पर अवस्थित है। चौथा है पिंडारी हिमनद, यह नंदा देवी जैवमंडल आगार के निकट स्थित है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सही है, केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। आइए देखते हैं इनकी स्थिति को। K2 कहां पर है, सतलज कहां पर है, अटल सुरंग कहां पर है और पिंडारी हिमनद कहां पर है। देखेंगे मैप में, सबसे पहले K2 के बारे में देखते हैं। देखिए यह है K2, 8611 मीटर के संदर्भ में यदि आप बात करें। यदि हम देखें K2 के बारे में, तो देखिए K2 सबसे ऊपर जो रेंज है वह है कौन सी रेंज, काराकोरम रेंज। उसके बाद आती है फिर लद्दाख। तो K2 काराकोरम रेंज पर स्थित है, जबकि इसके बारे में क्या कह दिया गया है कि यह ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रृंखला का भाग है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है सतलज नदी के बारे में देखें, तो सतलज नदी के बारे में तो यह बात बिल्कुल सही है कि सतलज देखिए पूर्वोत्तर नदी में शामिल है, पूर्वोत्तर नदी के रूप में यह यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर दूसरी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अटल सुरंग की ओर गौर फरमाएं, तो अटल सुरंग देखिए इसकी अवस्थिति कहां पर है, यह है अटल टनल, जो कि लेह और किसी कुल्लू के क्षेत्र को कनेक्ट करती है, ना कि श्रीनगर वाले क्षेत्र को, जम्मू और श्रीनगर वाले क्षेत्र को। यहां पर है यह डॉक्टर SPM टनल, और यह ही श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करती है, ना कि अटल टनल। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। पिंडारी हिमनद के बारे में बात करें, तो यहाँ पर चौथा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह नंदा देवी जयमंडल आगार के निकट स्थित है। तो आइए नंदा देवी आगार को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है नंदा देवी आगार और यहाँ पर है पिंडारी ग्लेशियर, यानी यह बात, यह चौथा कथन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 और 4 सही युग्म है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यह है हमारे प्रीलिम्स 2023 के सेट ए में पूछा गया एक सवाल, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। हमारे पास ऑप्शन है कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा। आइए देखते हैं सबसे पहले कांगो बेसिन के हिस्से को। यह हिस्सा है कांगो बेसिन का हिस्सा, जिसमें ये सभी देश शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में हम देशों के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑप्शन में कौन कौन से देश शामिल थे, युगांडा। युगांडा का हिस्सा कांगो बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर है साउथ सूडान, साउथ सूडान का हिस्सा भी ऊपर की तरफ है, यह भी कांगो बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं कैमरून वह देश है जिसका थोड़ा सा हिस्सा कांगो बेसिन के अंतर्गत आता है, नाइजीरिया का नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कैमरून, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका हिस्सा कांगो बेसिन के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सही विकल्प का चुनाव करें। दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा है, दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी है, केवल कथन 1 सही है और केवल कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय, अगले महत्वपूर्ण स्थान और खबरों के संदर्भ में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।